हेलो गाइस, आप देख रहे हैं फ्लाइंग करियर पॉइंट। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि भारतीय इतिहास के जानने के स्रोत क्या क्या हैं। तो इस विषय पे आज हम लोग जो है डिटेल में जानेंगे, समझेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो है भारतीय इतिहास के स्रोत के विषय में जो है कहा गया है कि इसके जानने के जो है कई साधन है, जैसे कि साहित्यिक स्रोत है, पुरातात्विक स्रोत है और विदेशी जो साहित्य रहे हैं, विदेशियों के द्वारा जो आए हैं वो ये भारत में आकर के घूमे हैं और उन्होंने जो कुछ भी देखा समझा और उसको जो है अपने साहित्य में के रूप में उसको जो है क्रमबद्ध रूप से जो है लिख दिया। तो ये जो है इस प्रकार से उन लोगों ने जो कुछ भी लिखा, ये सारी चीज़ों से जो है जो साहित्य प्राप्त हुए हैं, तो उनसे जो है सारी जानकारी प्राप्त होती है कि भारत का प्राचीन इतिहास किस प्रकार का था। तो हम लोग जो है इस विषय में जो है चलिए डिटेल में समझ लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि जो इतिहास का जो जनक रहा है, जो इतिहास का पिता कहलाता है, वो हेरोडोटस था। हेरोडोटस ईरान के हखामनी वंश के शासन में उसने संरक्षण प्राप्त किया था और वहीं ईरान में रह करके उसी हखामनी शासन के संरक्षण में रह करके इतिहास को लिखना प्रारंभ किया था सबसे पहले। तो इसलिए हेरोडोटस को इतिहास का पिता या इतिहास का जनक कहा जाता है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, इतिहास का जनक हेरोडोटस। हेरोडोटस इसने ईरान के हखामनी वंश में संरक्षण प्राप्त किया था। ठीक है, अब भारत के इतिहास की बात कर लेते हैं। भारत के नामकरण। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले भारत के नामकरण के विषय में जान लेते हैं, भारत का इतिहास किस प्रकार से शुरू होता है। तो सबसे पहले भारत को इंडस के नाम से बुलाया जाता है और यहाँ पे हम लोग ये जानेंगे कि भारत को 3 नामों से जाना जाता है। सबसे पहले इंडस, सबसे पहले इंडस नाम से पुकारा गया भारत को। इंडस यूनानियों के द्वारा पुकारा गया। इंडस का अर्थ होता है कि जब यूनानी ईरान होते हुए भारत की तरफ आए तो उन्होंने देखा कि जो भारत का बॉर्डर है, यहाँ पे जो भारत और पाकिस्तान यानी पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच का जो एरिया था, भारत का बॉर्डर लगता था उस समय, जो पाकिस्तान है भारत के सीमा में आता था। तो वहाँ पर काफ़ी बड़ी मात्रा में यानी कि सिंधु नदी का जो पूरा एरिया था वहाँ पर जो है सन की खेती होती थी। सन से सूती कपड़े का निर्माण किया जाता था।
तो सन को उस समय उन लोग जो यूनानी भाषा में इंडस कहा जाता है, तो उन लोगों ने देखा कि यहाँ के जो है सन की खेती बहुत ही बड़ी मात्रा में होती है, जिससे सुतली बनती है आज के टाइम में, या सूती वस्त्र का भी निर्माण होता है। तो उन्होंने जो है यूनानी भाषा में सन को इंडस कहा जाता था, इसलिए उन लोगों ने इंडस से भारत को इंडिया कहना शुरू कर दिया। इंडस से इंडिया बना है, इसलिए भारत का नाम यूनानियों के द्वारा इंडस और इंडस से इंडिया जो है दिया गया। तो भारत का जो इंडिया नामकरण हुआ है वो यूनानियों के द्वारा हुआ है। तो यहाँ पर जो है यूनानियों के द्वारा इंडस नाम दिया गया। यहाँ पे लिख लेते हैं कि भारत में उस समय भारत, अफगान, सीमा पर सन या सनई भी कहते हैं, कहीं कहीं सनई, सन या सनई की खेती होती थी। सन या सनई, सन या सनई को यूनानी भाषा में इंडस कहा जाता है। तो इस प्रकार से इसका नाम जो है इंडस से इंडिया हो गया। सन से सूती वस्त्र का निर्माण किया जाता था। इसी इंडस के नाम पर भारत को इंडिया कहा गया। तो इस प्रकार से जो है भारत का नाम जो है इंडिया पड़ गया इंडस के नाम पे। इसके बाद हिंद या हिंदुस्तान, हिंदुस्तान नाम जो है दिया गया है। तो हिंदुस्तान नाम ईरानियों के द्वारा दिया गया है, क्योंकि ईरानी भाषा में या फारसी भाषा में सा निकाला जाता है। हमारे भारत में सा अक्षर को ईरान में या फारसी भाषा में हा निकाला जाता है। तो जब उन लोगों जो फारसी आक्रमण हुआ या ईरानियों का आक्रमण भारत में हुआ, ईरानी भारत में आए, तो इन्होंने यहाँ पर जो सिंधु नदी बहती थी, सिंधु नदी के एरिया को इन्होंने सिंध बुलाया। तो इनके यहाँ सा को हा बोला जाता है, इसलिए इन्होंने हिंद कहा और हिंद से इसका नाम हिंदुस्तान पड़ गया। तो सिंध नदी के नाम पर
ईरानियों या फारसियों के द्वारा, पारसियों के द्वारा नाम पर हिंद या हिंदुस्तान, हिंद जो है कहा गया है, जो सिंध नदी का एरिया था उसको इन्होंने हिंद बुलाया, और हिंद से हिंद नदी के नाम पर ही पूरे भारत क्षेत्र को हिंदुस्तान कहा गया। तो इस प्रकार से भारत का नाम हिंदुस्तान ईरानियों के द्वारा या पारसियों के द्वारा, ठीक है, पारसियों के द्वारा जो है या ईरानियों के द्वारा दिया गया। इसके बाद भारत शब्द का इस्तेमाल होता है। भारतीय इतिहास में हम भारत शब्द का इस्तेमाल देखते आए हैं। तो सबसे पहले इसमें जो है कई उल्लेख मिलते हैं, प्राचीन भारत में कई उल्लेख मिलते हैं। तो हम यहाँ पर जो है देखते हैं कि अलग अलग जो है जो मत हैं उसमें कौन कौन से मत हैं और किस मत के द्वारा जो है क्या कहा गया है। अब इसके बाद जो है बात कर लेते हैं दोस्तों कि भारत का नाम जो है भारत कैसे पड़ा है, भारत शब्द का इस्तेमाल जो है कहाँ कब से शुरू हुआ और किनके नाम पर भारत शब्द इस्तेमाल हुआ, कैसे भारत जो है किनके नाम पर जो है इस्तेमाल किया गया। सबसे पहले तो हम इसमें जो है कौन कौन सी मान्यताएं हैं इसके विषय में जानेंगे। तो सबसे पहले ऋषभ देव का नाम आता है, जो कि जैन धर्म के तीर्थंकर हैं। ऋषभ देव ये जैन धर्म के पहले तीर्थंकर हैं, जिनके पुत्र का नाम भरत था, जिनके नाम पर भारत जो है भारत को भारत कहा गया या भारत नाम पड़ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे ऋषभ देव जो कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर हुए हैं। इनके पुत्र का नाम भरत था, जिनके नाम पर भारत नाम करण हुआ। तो पहली मान्यता तो ये जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देव, जिनके नाम पर इनके पुत्र का नाम भरत था, जिनके नाम पर भारत का नाम भारत नामकरण हुआ। दूसरी मान्यता जो है वो दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र का नाम भरत था। जिनके नाम पर भारत पड़ा। तो दुष्यंत और शकुंतला के एक पुत्र थे जिनका नाम भरत था।
तो लोगों का, बहुत सारे लोगों का मानना है, विद्वानों का, कि इनके नाम पर भारत का नाम भारत पड़ा है। भरत, इनके पुत्र का नाम भरत था, जिनके नाम पर देश का नाम भारत पड़ा। तीसरी मान्यता है कि वैदिक त्रिस्तु नाम का एक कबीला था जिसके मुखिया का नाम भरत था। तो उन मुखिया के नाम पर भरत नाम से देश का नाम भारत नाम पड़ गया। तो इसको लिख लेते हैं कि वैदिक त्रस्तु नाम का एक कबीला था जिनके मुखिया का नाम भरत था, जिनके नाम पर भारत पड़ा। यानी जो नामकरण हुआ वो भारत नाम से फिर देश को पुकारा गया। तो इस प्रकार से जो है ये एक मान्यता रही है। तो इस तरीके से भारत का जो है 3 नामों से जो है भारत को पुकारा गया। इंडस नाम पहले जो है दिया गया यूनानियों के द्वारा। इंडस यानी इंडस का मतलब सन की खेती की जाती थी, जिससे सूती वस्त्र का निर्माण होता था। और इस तरीके से इंडस से इंडिया शब्द इस्तेमाल होने लगा फिर, यानी कि जो है इंडस का मतलब सन की खेती करने वाला देश, और इंडस से फिर वो जो है इंडिया शब्द इस्तेमाल करने लगे। फिर इसके बाद ईरानियों का जब आक्रमण होता है, तो ईरानी जब जो है भारत में प्रवेश किए, तो उन्होंने सिंधु नदी के एरिया को सिंध जो है उनके यहाँ सा को हा बोला जाता है, इसलिए उन्होंने हा हिंद कहना शुरू किया। और फिर पूरे भारत देश को उन्होंने हिंदुस्तान यानी हिंदुस्तान में रहने वाले लोग के नाम पर जो है हिंदुस्तान कहना शुरू कर दिया। और तीसरी मान्यता ऋषभदेव के नाम पर जो है तीसरे जो है भरत शब्द भारत नाम पड़ा। तो भारत में जो है 3 मान्यताएं हैं, जिसमें जो है जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर हुए हैं ऋषभदेव, इनके पुत्र का नाम भरत था, जिनके नाम पर भारत पड़ा। और दूसरा जो है मान्यता यह है दुष्यंत और शकुंतला से एक पुत्र हुए थे, जिनका नाम भरत था, जिनके नाम पर भारत पड़ा। और तीसरा जो है जो मान्यता है ये वैदिक त्रिस्तु नाम का एक कबीला था वैदिक काल में, जिनके मुखिया का नाम भरत था, जिनके नाम पर देश का नाम भारत पड़ा। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार की मान्यताएं हैं। अब इसके बाद भारत के संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। भारत के संदर्भ में भारतीय इतिहास के जो जनक रहे हैं वो वेद व्यास को माना जाता है। जो जनक रहे हैं वो वेद व्यास रहे हैं। वेद व्यास को भारतीय इतिहास का जनक कहा जाता है। भारत में तिथि क्रम रूप में सबसे पहले लिखा गया
इतिहास कल्हड़ की राज तरंगिणी राज तरंगिणी था, जो जम्मू कश्मीर का इतिहास था। भारत में सबसे पहले तिथिक्रम रूप में सबसे पहले जो इतिहास लिखा गया वो कल्हड़ के द्वारा लिखा गया, राज तरंगिणी के नाम से लिखा गया था, जो कि जम्मू कश्मीर का ये इतिहास रहा है। जम्मू कश्मीर का जो शासक था उस समय, उसके संरक्षण में रह करके कल्हड़ ने ये इतिहास क्रमबद्ध रूप में सबसे पहले भारत में क्रमबद्ध रूप में ये इतिहास लिखा गया था, कल्हड़ का राज तरंगिणी। ये सवाल जो है लगभग हमेशा पूछा जाता है और हर एग्जाम में पूछा जाता है। कल्हड़ की कौन सी पुस्तक थी? तो कल्हड़ की राज तरंगिणी थी। ये मिलान करने के लिए इस तरीके से मिलान करें तो मिलान करने वाला क्वेश्चन बहुत आता है, तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। कल्हड़ के द्वारा जो लिखा गया इतिहास था वो राज तरंगिणी था, जो कि तिथिक्रम रूप में लिखा गया सबसे पहला जो है ये ग्रंथ रहा है। और ये कहाँ लिखा गया था? जम्मू कश्मीर का ये इतिहास रहा है, जम्मू कश्मीर में ये लिखा गया था। ठीक है, इतिहास को अब हम लोग जब अध्ययन करेंगे तो सबसे पहले इतिहास को हम कुछ आधार पर, कुछ उसकी डिफिनीशन के आधार पर हम इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं। तो देख लेते हैं कि इतिहास के कौन कौन से 3 भाग हैं। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा है ऐतिहासिक काल। ये 3 रूपों में या 3 पार्ट में इतिहास को 3 भागों में इस तरीके से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले डिवाइड करने के बाद हम इसमें इनकी तीनों की अलग अलग डिफिनीशन है, डिफिनीशन के आधार पर हम देखेंगे फिर, और इनकी जो है जो अध्ययन करने का तरीका होता है, तो अध्ययन करने की जो विधि है, उनके आधार पर जो है हम इतिहास को जानेंगे। और इसीलिए जो है इनके अध्ययन के आधार पर ही इनको 3 भागों में बांटा गया है। तो वो उसके आधार क्या क्या हैं? सबसे पहले है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल वो काल होता है जिसमें हमें किसी भी प्रकार का लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। ये मानव का प्रारंभिक समय होता है, जिसमें जो मानव होता है पूरी तरीके से प्राकृतिक अवस्था पर निर्भर करता है। ये मानव जो है जंगलों में निवास करता है, और ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि पाषाण काल था पूरा। ये शुरुआती पीरियड जो था मानव का, बिल्कुल बिगिनिंग टाइम था। ये पाषाण काल था, यानी कि यहाँ पर मानव पत्थरों का इस्तेमाल करता था, चाहे वो विशेष रूप से जो औजार इस्तेमाल करता था मानव, वो पत्थरों के औजार इस्तेमाल करता था। तो और यहाँ पर जो है सबसे बड़ी एक इसकी ख़ास बात होती है, जो विशेषता है कि इस टाइम पीरियड का जो प्रागैतिहासिक काल का जो टाइम होता है, यहाँ पर हमें कोई भी इतिहास का लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर मानव अपनी
जो प्रारंभिक अवस्था में होता है तो यहाँ पर उसको लिपि का या बोलने का या किसी प्रकार की भाषा का उसको ज्ञान नहीं होता है, तो लिखने का तो सवाल ही नहीं है। तो हमें भी किसी भी प्रकार का जो साक्ष्य जो है वो लिखित रूप में प्राप्त नहीं होता है। जो भी हमें साक्ष्य प्राप्त होता है वो सब पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं जो कि हमको खुदाई में प्राप्त हुआ है। तो हम यहाँ पर इसकी ये सारी विशेषता रही है। और जो इस समय का मानव था वो पूरी तरीके से प्रकृति पर निर्भर था। तो हम इसको एक एक करके देख लेते हैं। ये मानव का प्रारंभिक काल था। यह मानव पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर था। पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर था। यह जंगलों में निवास करता था। जंगलों में निवास करता था। पत्थरों के हथियारों का प्रयोग करता था। पत्थरों के हथियारों का प्रयोग करता था। इस काल का इतिहास इस काल में करें। में इतिहास का लिखित साक्ष्यों का अभाव था। यह पाषाण काल था। पाषाण काल को 3 भागों में बांटते हैं। पहला है पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल। नंबर दूसरा है मध्य पाषाण काल। और तीसरा है नव पाषाण काल। इस प्रकार से ये जो है इसका ये एक तरीके से ये डिफिनीशन रही है। तो यहाँ पर विशेष रूप से ये जो है जो इसकी मुख्य विशेषता है कि इस काल में लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं, बल्कि जितने भी हम इस टाइम पीरियड में जो इतिहास की हमें जानकारी मिलती है वो पुरातात्विक साक्ष्य यानी कि जो है लिखित के अलावा जो वस्तुएं इस्तेमाल करते थे या जो मानव कंकाल हमको प्राप्त हुए हैं या मानवों के द्वारा प्रारंभिक अवस्था में जो पत्थरों के औजारों का उपयोग किया जाता था, उनके आधार पर हमको प्रागैतिहासिक काल के इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो इसे ही प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। इसके बाद
एक विशेषता और रही है कि ये पाषाण काल था पूरी तरीके से। पाषाण काल के 3 चरण को हम जो है 3 चरणों में बांट करके देखते हैं। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नव पाषाण काल। तो ये 3 भागों में क्यों बांटा गया है? यहाँ पर भी मानव का विकास धीरे धीरे होता गया, तो मानव के औजारों की जो उनकी बनावट होती थी, पत्थरों का जो इस्तेमाल करते थे, उनके साइज़ के आधार पर या उन पत्थरों के प्रकार के आधार पर, तो उनके आधार पर हम उसमें देखते हैं कि औजारों में धीरे धीरे निखार आता गया और जो उसकी बनावट थी उसमें हमको बदलाव देखने को मिला। इसलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि इसमें उनका जो है चरण जो होता है वो बदल जाता है। इसलिए हम इतिहास को पाषाण काल की जो ये अवस्था होती है इसको हम 3 भागों में डिवाइड करके देखते हैं। तो इसको हम आगे और डिफिनीशन डिटेल में हम इस पे जो है चर्चा करेंगे। अभी यहाँ पे हम सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल दोस्तों उसे कहते हैं जहाँ पर मानव का इतिहास हमें लिखित रूप में प्राप्त तो होता है, किंतु हम आज तक जो है उसे पढ़ा नहीं जा सका है। यानी कि लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुए हैं, पुरातात्विक साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, यहाँ पर इसमें भी पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं, लेकिन साथ ही साथ मुख्य विशेषता यह है कि जहाँ पर हमें लिखित साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, यानी कि लिपि का ज्ञान था इस टाइम पीरियड में, लेकिन आज तक उस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। दूसरा जो है एक और इसकी जो है साथ ही साथ डिफिनीशन है कि इसमें जो है दो टाइम पीरियड, इसमें जो है 2 टाइम पीरियड की गणना की जाती है। तो दूसरा वाला जो है पहला वाला जो पहली डिफिनीशन है इतिहास जो लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है, इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के इतिहास को शामिल किया जाता है। इसके बाद दूसरा जो है वैदिक सभ्यता को भी आद्य ऐतिहासिक काल में शामिल किया जाता है। तो वैदिक सभ्यता के में जो डिफिनीशन है इसकी थोड़ी सी डिफिनीशन अलग है कि लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुए हैं लेकिन लिपि का जो है विकास नहीं हुआ था। यहाँ पर ये वाली परिभाषा हम लोगों को थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल मालूम देती है, क्योंकि जो है ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुआ है किंतु लिपि का ज्ञान नहीं था या लिपि का विकास उस वक्त नहीं हुआ था। तो ऐसा कैसे संभव हो गया कि लिखित में मिल गया लेकिन लिपि नहीं मिली? तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वैदिक सभ्यता में जो शिक्षा का जो तरीका था वो मौखिक तरीका था। तो मौखिक तरीका होने की वजह से उस समय जो ज्ञान होता था, जो शास्त्र पढ़ाए जाते थे, जो शिक्षा दी जाती थी, वो गुरु के द्वारा शिष्यों को मौखिक रूप से उनको याद कराया जाता था, यानी कि कंठस्थ कराया जाता था। तो कंठस्थ पद्धति का जो है प्रयोग किया जाता था। कंठस्थ पद्धति के द्वारा ही एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में शिक्षा को जो है ट्रांसफ़र किया गया। इस तरीके से जो है शिक्षा का आगे जो है मतलब बढ़ता चला गया। शिक्षा का जो है एक से दूसरे में जो है शिक्षा को प्रदान किया गया। तो यहाँ पर इसकी जो है परिभाषा लिख लेते हैं कि लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुए हैं किंतु अभी तक या आज तक अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ये सिंधु सभ्यता इसमें आता है, सिंधु सभ्यता। दूसरा है कि लिखित रूप में साक्ष्य तो प्राप्त हुए हैं किंतु
लिपि का अभाव था। जहां पर लिखित साक्ष्य तो हमको प्राप्त हुए हैं, लेकिन लिपि हमको आज तक नहीं मिली वैदिक सभ्यता की, क्योंकि जो शिक्षा की पद्धति थी वो मौखिक पद्धति थी। शिक्षकों के द्वारा अपने शिष्यों को मौखिक रूप में दिया जाता था, शिक्षा का ज्ञान मौखिक रूप में दिया जाता था, कंठस्थ कराया जाता था। कंठस्थ के माध्यम से जो होते थे उसके कंठस्थ के माध्यम से शिक्षा को प्रदान किया जाता था। इस तरीके से शिक्षा को आगे बढ़ाया जाता था एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में। अब आप कहेंगे तो फिर लिखित रूप से कैसे प्राप्त हो गया? तो जो वैदिक सभ्यता, वैदिक काल में जो भी शास्त्र लिखे गए हैं, जो ग्रंथ लिखे गए हैं, मतलब जो है जितना भी शिक्षा का ज्ञान था उसको एक ग्रंथ के रूप में संकलित किया गया अनेक ऋषि मुनियों के द्वारा। तो इसको बाद में संकलित किया गया है, इन ऋषि मुनियों के द्वारा जो है संकलित किया गया है। तो इसको एक टाइम पीरियड में बैठ के लिखा नहीं गया है, बल्कि सबको एक जगह इकट्ठे करके संजो करके एक ग्रंथ का रूप दे दिया गया, जिसको हम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद के नाम से जानते हैं। तो इसको ग्रंथ के रूप में संकलित कर लिया गया। तो इस प्रकार से ये बाद में संकलित किया गया है, वैदिक काल में नहीं लिखा नहीं गया था, बल्कि वैदिक काल के बाद इसको संकलित किया गया था। तो इसको एक तो सिंधु सभ्यता की जो है परिभाषा हो गई कि यहाँ पे लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुए हैं लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा सका है, और वैदिक काल में लिखित रूप में जो है हमको साक्ष्य तो मिल जाते हैं, क्योंकि जो वेद हमको मिले हैं वो लिखित रूप में मिले हैं बाद में। लेकिन वैदिक काल में जो है जो वैदिक टाइम पीरियड था उस समय लिखा नहीं गया था। तो यहाँ पर जो है दो तरीके की बातें हैं। तो यहाँ पर ये वैदिक काल को भी हम आद्य ऐतिहासिक काल में डालते हैं। वैदिक काल और सिंधु सभ्यता, तो दो टाइम पीरियड जो है आद्य ऐतिहासिक काल में आते हैं। इसके बाद ऐतिहासिक काल की बात आती है। तो ऐतिहासिक काल की अगर हम बात कर लें तो जहाँ पर हमें पुरातात्विक साक्ष्य भी मिलते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य भी मिलते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य भी मिलते हैं। साहित्यिक साक्ष्य, और तीसरा है विदेशी साहित्य। विदेशी साक्ष्य, इस प्रकार से ये तीन प्रकार के साक्ष्य मिलते हैं, जिसमें जो है पुरातात्विक साक्ष्य भी बहुत सारे हैं जो कि ऐतिहासिक काल में सहायता करते हैं। हमें आज भी बहुत सारी चीज़ें जो है पुरातात्विक खुदाई से जो है मिलती है, जिसको हम जो है आज के काल के हिसाब से देखते हैं। इसके साथ ही साथ बहुत सारे जो है साहित्यिक साक्ष्य हमको प्राप्त हुए हैं। तो साहित्य को पढ़ करके भी हम जानते हैं कि पहले की अवस्था में क्या क्या हुआ था। जब से इतिहास का चलन हुआ लिखने का, तब से उसके बाद का इतिहास जो हम जान रहे हैं वो साहित्य के रूप में पढ़ करके जान रहे हैं। और बहुत सारी चीज़ें जैसे पुरातात्विक में जो है हमको पुराने भवन मिले हैं, तो आज हम देखते हैं कि हाँ, प्राचीन टाइम में जो राजा महाराजा होते थे किस प्रकार के भवनों का इस्तेमाल करते थे, किस प्रकार की वस्तुओं का इस्तेमाल करते थे। तो ये सब पुरातात्विक साक्ष्य हैं। इसके साथ साथ जैसे कपड़े हैं, किस प्रकार के सिक्कों का इस्तेमाल होता था, और किस प्रकार के हथियारों का इस्तेमाल होता था, किस प्रकार के बर्तनों का इस्तेमाल होता था। तो ये सब हमको खुदाई से प्राप्त हुए हैं। तो पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं, लेकिन इसकी मुख्य विशेषता ये होती है कि हमें लिखित रूप में जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं ये ऐतिहासिक काल कहलाता है। बहुत सारे प्राचीन काल से लेकर के अब तक लिखित रूप में साहित्य लिखे गए हैं। तो साहित्य को पढ़ करके हम प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल के विषय में हम जो है जानते हैं। अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग बहुत सारे साहित्य लिखे गए हैं। इसके अलावा तीसरा आता है विदेशी साक्ष्य। विदेशी प्राचीन काल से लेकर के आज तक हमारे भारत देश में बहुत सारे विदेशी
का आना जाना रहा है बहुत प्राचीन काल से ही। बहुत प्राचीन काल की विशेष रूप से अगर हम चर्चा करें तो हम आज विदेशियों के द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए हैं या जो उनके जो रचनाएं लिखी गई हैं, तो प्राचीन काल में आए बहुत सारे विदेशी आए हैं, उन्होंने जो है हमारे भारत के विषय में जो कुछ भी देखा उन्होंने अपने साहित्य में लिख दिया। तो उससे हमें जानकारी प्राप्त होती है कि भारत का उस समय का वातावरण कैसा था, हमारे जो है धर्म कैसे थी, संस्कृति कैसी थी, भारत का स्ट्रक्चर किस प्रकार का था, हम विदेशी साहित्यों से भी जानकारी हासिल करते हैं। तो ये 3 भागों में इस तरीके से हम बांटते हैं इतिहास को। प्राचीन इतिहास जानने के स्रोत। अब हम यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि प्राचीन इतिहास को जानने के कौन कौन से स्रोत हैं। तो सबसे पहले आता है पुरातात्विक स्रोत। फिर आता है साहित्यिक स्रोत। फिर विदेशी। साहित्य। ये 3 प्रकार के साहित्य हैं, 3 प्रकार के स्रोत हैं जिनके माध्यम से हम ये जानने की हमको ये 3 प्रकार के स्रोत हैं जिनसे हमें इतिहास जानने का स्रोत मिलता है। तो पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या आता है, हम इसको 1 बाय 1 करके देख लेते हैं कि कौन कौन से स्रोत हैं जो कि हमें मिलते हैं। इसमें अभिलेख हो गया, पहला है अभिलेख, दूसरा है सिक्के, तीसरा है भवन या स्मारक, फिर है मूर्ति, फिर है चित्रकला, फिर है मृद भांड। मृद भांड कहते हैं मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन। अब साहित्यिक स्रोत की बात कर लें तो साहित्यिक स्रोत में पुरातात्विक स्रोत में ये 6 प्रकार के हो गए। पुरातात्विक स्रोत में ये 6 प्रकार के स्रोत हो गए जिसको हम लोग पुरातात्विक स्रोत कहेंगे। तो इसमें सबसे पहले अभिलेख हो गया, बहुत सारे राजा महाराजाओं के द्वारा अभिलेख लिखवाए गए थे। तो उन अभिलेखों के माध्यम से हमें पता चलता है कि किस प्रकार के क्या क्या जो है राजा के द्वारा क्या क्या घोषणा की गई थी, या उनकी राज्य की नीति क्या थी, आर्थिक नीति क्या थी, या सामाजिक नीति क्या थी, या धार्मिक नीति क्या थी। तो उन्होंने अलग अलग अभिलेखों में अलग अलग चीज़ों की उद्घोषणा करवाई थी। तो वो उद्घोषणा कराया करते थे, जैसे आज के टाइम पे अखबारों में, टीवी में, या जो इश्तिहार के माध्यम से मतलब उसको घोषणा करा दिया जाता है, या माइक के द्वारा जो है घोषणा करा दिया जाता है। उस समय राजा महाराजा अपने राज्य के अंदर अभिलेख लिखवा दिया करते थे। तो उससे पता चलता था कि राज्य जो हमारा राजा है वो प्रजा को पता चलता था कि राजा ने क्या घोषणा करवाई है। सिक्के हैं तो सिक्कों में जो है क्या लिखा हुआ है, किस प्रकार की जो है चीज़ों का उसमें उत्कीर्ण मिला है, क्या जो है छपाई हुई है, तो उससे भी जो है अध्ययन करने से पता चलता है कि उस समय की क्या नीतियाँ थीं, बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। इसके बाद जो उस टाइम पीरियड के भवन या स्मारक प्राप्त हुए हैं उनको अध्ययन करने से इतिहास का पता चलता है। इसके अलावा मूर्तियों का अध्ययन करने से उससे पता चलता है उनकी धार्मिक मान्यताएं किस प्रकार की थीं। फिर चित्रकला को देख करके हमें पता चलता है कि किस किस प्रकार की चीज़ों का जो है चलन था, तो उससे इतिहास को जानने में जो है सहायता मिलती है। फिर है मृद भांड या मिट्टी के बर्तन, किस प्रकार के मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल होता था, उससे भी इतिहास जानने में सहायता मिलती है।
इसके बाद आता है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में लौकिक साहित्य और धार्मिक साहित्य या अलौकिक साहित्य जिसे कहते हैं ये प्राप्त हुए हैं। तो साहित्यिक स्रोत में बहुत सारे जो है साहित्यिक स्रोत हो इसके अंतर्गत आते हैं, इसका भी हम बात करेंगे। इसके बाद धार्मिक साहित्य में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं उसका अध्ययन करेंगे। इसके अलावा विदेशी साहित्य आते हैं। तो विदेशी साहित्य में जो है जैसे कि इसमें यूनानी साहित्य, इसके अलावा चीनी साहित्य और अरबी साहित्य। यूनानी साहित्य लिखे गए, यूनानी भारत में सबसे पहले आए तो यूनानियों के द्वारा लिखा गया। जो भी यूनानियों ने देखा तो यूनानी साहित्य से हमें पता चलता है भारत की जो विदेशी यूनानी आए उन्होंने क्या देखा क्या लिखा, उससे बहुत सारी चीज़ों के विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसके साथ ही साथ चीनी यात्री आए भारत में, चीनी यात्रियों के द्वारा जो कुछ भी जो है देखा गया, जो कुछ उन्होंने भारत को के विषय में समझा उसको अपने साहित्य में लिखा। तो आज हम जब चीनी साहित्य उन चीनी यात्रियों के द्वारा जो लिखा गया उसका जब अध्ययन करते हैं तो उससे हमें बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। इसके साथ ही साथ जो अरब यात्री रहे हैं, अरब यात्री आए, उन्होंने काफ़ी कुछ देखा और उसको लिखा। तो उनके अरबी साहित्य को पढ़ने से भी भारत के विषय में बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से हमें इनके ये स्रोत रहे हैं। अभी हम इसको और आगे बढ़ाएंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों जो है हम इसके पार्ट 2 लेकर के आएंगे। तो अभी लौकिक साहित्य और धार्मिक साहित्य में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं उसके विषय में हम नेक्स्ट पार्ट में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों जो है आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी, अगर पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और बेल का आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल मीट अगेन सून।